नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधांशु तिवारी और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य तक गोल अचीवर में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं। तो जैसा कि थंबनेल देख के आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज हम डीएलएड का जो गणित का प्रश्न पत्र 2022 में पूछा गया था उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यानी 2022 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे गणित के प्रश्न पत्र में सबको सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न पत्र जो है, इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे वो एक हिसाब से हम टीचिंग के जितने भी पेपर होते हैं, चाहे टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो या जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस हिसाब से आज का सेशन और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम जो है वीडियो को पूरा स्किप नहीं करेंगे, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखेंगे, कहने का मतलब यही है। और गणित का जो प्रश्न पत्र 2022 के अलावा हम धीरे धीरे करके सभी जो 4-6 साल पीछे के जो प्रश्न पत्र हैं सबको सॉल्व कर लेंगे और आपका जो है सिलेबस भी पूरा करते रहेंगे धीरे धीरे, जिससे आपकी तैयारी निश्चित रूप से और बेहतर हो पाएगी। और हम केवल गणित ही नहीं, सभी विषयों के जितने भी टीचिंग के यानी डीएलएड में जितने भी प्रश्न पत्र हैं सबके प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र भी सॉल्व करेंगे और उसका सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का जो है गणित का प्रश्न पत्र 2022 में जितने प्रश्न पूछे गए थे उनको सॉल्व करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि चैनल पर जब भी वीडियो जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को पूरा देख पाएँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो प्रश्न पत्र आता है कुछ जैसे 8 प्रश्न पत्र होते हैं, ठीक है। उसमें जो है 6 होते हैं 25 नंबर के, बाकी 2 होते हैं 50 नंबर के जो मुख्य सब्जेक्ट होते हैं। तो बाकी जो 25 के होते हैं उसमें कुल मिला के हमारे 18 ही प्रश्न होते हैं, ठीक है। अब उसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। पहले होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। बहुविकल्पीय यानी 5 क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पीय के। तो उसका पहला क्वेश्चन है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए x लिखा हुआ, ठीक है। x का मतलब होता है 10। इसको बड़ा कर लेते हैं। x का मतलब होता है 10। x का मतलब होता है 10, तो 10 ऐसे लिखा जाता है। अभी मान लीजिए हमें 9 लिखना हो तो हम ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, ये हो गया हमारा 9, ठीक है। यानी 10 में भी x आता है, 9 में भी x आता है, तो इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। और पुनरावृत्ति का मतलब होता है जो किसी दोबारा दूसरे अंक में ना आए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा x नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब c का मतलब होता है 100, ठीक है। अब हमें 200 लिखना है तो हमें डबल सी करना होगा, 300 लिखना है तो हमें ट्रिपल सी करना होगा। तो इसकी तो पुनरावृत्ति हो रही है, इस हिसाब से ये भी नहीं होगा। i, अब i का जो है प्रयोग तो हमें अक्सर देखने को मिलता है। जैसे i देखिए ऑप्शन में लिखा है 1, 2, 3, 4, तो लगभग सब जगह आप देखिए i का प्रयोग हो रहा है, तो इसकी भी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस हिसाब से i भी गलत हो गया। अब l पे आते हैं। l का मतलब होता है 50। अब l जो है 50 के अलावा बाकी किसी भी संख्या के लिए संकेत के रूप में प्रयोग में नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा l, यानी रोमन अंक में केवल l के अलावा बाकी जो है इस चारों ऑप्शन में सभी के संकेत की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका सही जवाब होगा l। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्या 70,560 में अंक 5 और 6 का स्थानीय मान का गुणनफल होगा। देखिए संख्या दी हुई है 70,560। देखिए ध्यान से देखिएगा, सेशन अच्छा जाएगा क्योंकि प्रश्न बढ़िया हैं और प्रीवियस ईयर के हैं, तो इनके आगे पूछे जाने की संभावना भी बन सकती है। अब 70,560 में देखिए जो पहले बाएं अंक होता है ये होता है इकाई का, ठीक है, इकाई। फिर ये हो गया आपकी दहाई, ठीक है। 5 हो गया सैकड़ा, और ये जो है हो गया हजार, और 7 वाला जो हो गया ये हो गया 10,000, ठीक है। अब इधर जितनी संख्या बढ़ती जाएंगी 10,000 के बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार से संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। अब अगर हम इनका हमें जो है 5 और 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो इस हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि 6 का जो है हो गया 60, ठीक है, और 5 का हो गया 500 क्योंकि सैकड़े पे है। तो इसी का हमें दोनों का गुणा कर देना है, ये 60 है। तो चलिए देखते हैं इसका गुणा कैसे करते हैं। अब इसका गुणा करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, 500 और 60 का गुणा कर देते हैं। ये हो गया आपका 500 और 60 यहाँ लिख देंगे और इसका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा आपका, ये देखिए 3 जीरो तो पहले आ जाएंगे, 1 0 2 0 3 जीरो, ठीक है। अब उसके बाद 2 जीरो भी 6 0 0 हो जाएगा, 6 0 0 हो जाएगा, 6 पंचे 30, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं आपको। अब इसका सीधा सा हमें ऐड कर देना रहता है, जोड़ देता है। 1 जीरो ये हो गया, 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 तो ये आपका हुआ 30,000। कितना हुआ आपका 30,000। तो 30,000 किस ऑप्शन में है, तीसरा वाला ऑप्शन है आपका, 30,000 यही है। तो हमें 5 और 6 का स्थानीय मान निकालना था, तो 6 का स्थानीय मान था 60, 5 का था 500, दोनों को गुणा कर दिए हम तो 30,000 आ गया। तो यही इसका गुणनफल होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 0.5 का 4% कितना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 0.5
का मतलब होता है गुणा, और 4% प्रतिशत मतलब होता है बटा 100। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव है तो अगर इसको हटाएंगे तो एक जीरो जो है हमारा एक यहाँ पे और आ जाएगा। ठीक है, इसको हटाने के बाद हमारा एक जीरो यहाँ पे और आ जाएगा। अब इसको काटते हैं। ठीक है, इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा, 5 से काट दीजिए, 5 एक अन्य 5, 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पे 200 हो गया आपका। ठीक, अब 4 से काट दीजिए, 4 एक अन्य 4 और 4 पंचे 20, 50 यहाँ पे बचा। ठीक है, यानी 1/50। अब 1/50 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 1/50 को हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आएगा जो है 0.02, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 0.02। तो इसमें 0.02 कौन सा ऑप्शन है, यानी दूसरा वाला ऑप्शन है। 1/50 को सॉल्व करके आप लोग देखिएगा, कैलकुलेशन करिएगा तो 0.02 आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। दो संख्याओं का मासा और लासा दिया है 525 है, उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए, मासा और लासा के सवाल जो है, एक सवाल तो आपका मिलेगा ही मिलेगा, चाहे बहुविकल्पीय में रहे, चाहे अति लघुत्तरीय में रहे, चाहे जो है लघुत्तरीय में रहे। अब इसका जो है सिंपल सा फार्मूला होता है, फार्मूला को ध्यान दीजिए आप लोग, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यानी पहली संख्या को हम लिख लेते हैं कि ये फर्स्ट नंबर हो गया और गुणे दूसरी संख्या, ये आपकी फर्स्ट और सेकंड जो है 2 नंबर है। अब फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखिए हमें दिया है मासा और लासा दिया है। ठीक है, तो मासा के नीचे हम लिख लेते हैं 35 और लासा दिया है हमारा 525। ठीक है, अब एक संख्या हमारी भी दी है, उसमें से एक संख्या भी दी है 175, तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं। अब देखिए 35 525, इसको काटेंगे हम। सबसे पहले 5 से काटिए, 5 सते 35। ठीक है, और 5 दिया 15। ठीक है, उसके बाद 55 कट गया ना। फिर 7 से काटिए, 7 एक 7, 7 पछे 35। अब इसको 5 से काट दीजिए, 5 एक 5, और उसके बाद जो है यहाँ पे बचेगा 2 बचेगा, यहाँ 0 जाएगा, उसके बाद 55। तो आपका जो आंसर आएगा काटने पीटने पे, आप लोग कैलकुलेशन करिएगा और अच्छे से साफ है। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा जगह कंजेस्टेड है, तो इस पर तो ये आ गया। इसको काटेंगे, अगर 5 से 525 को काटेंगे तो 5 एक 5, उसके बाद इसके यहाँ पे 2 बचेगा तो 5 0 बार जाएगा, उसके बाद 55, तो यानी 105 आएगा। दूसरी संख्या इस प्रकार से हमारी निकल जाएगी। कभी कभी हमें दो संख्याओं को गुणनफल दिया रहता है, तो वही होगी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, वही दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। 3 चीज दिया रहेगा, आपको एक ही चीज निकालना है, या तो दोनों मासा लासा दिया रहेगा, या तो दोनों संख्याएं दी रहेगी, मासा दिया रहेगा, लासा निकालना रहेगा। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन ये भी आपका आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे चलते हैं, 5वां। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। अब ऑप्शन वाले आपके खत्म हो गए हैं। लिखा हुआ 3x² + 5x + 2। ठीक है, अब आपको हम समझाने में भी आसानी होगी क्योंकि जगह रहेगा। अब इसमें बहुत विकल्पीय नहीं है, ऑप्शन नहीं रहेंगे। अब जो 3x² + 5x + 2 का मान हमें निकालना, उसके लिए हमें क्या करना होगा, x का मान निकालना होगा, तभी तो इसका मान निकाल पाएंगे। ये द्विघात समीकरण नहीं है कि केवल सॉल्व कर देना हमें। तो x - 2 बराबर 1 दिया है, यहीं से हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, अब x बराबर हम यहाँ पे कर दे 2 इधर चला जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यही 3 अगर उठा के हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, अब 3 x का मान जो है 3 है। ठीक है, इसको ऐसे स्क्वायर कर देते हैं, +5 जो है इस यहाँ भी 3 रख देते हैं, और +2 तो है आपका। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, 3 × 3 हो गया 9, 3 का स्क्वायर मतलब हुआ यहाँ पे। अब 5 × 3 = 15 होता है। ठीक है, और +2 है, 9 × 3 = 27 हो गया आपका, और 15 × 2 = 17 हो गया आपका। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, 7 × 7 = 14 हो गए, 2 × 1 = 3 × 1 = 4, यानी ये हो गया आपका 44। ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा सही वो होगा 44। ये आपका आंसर आएगा 44। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए सिंपल सा, इसको जोड़ना है, पॉइंट में है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसको एक काम करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है सबसे पहले उसको लिखते हैं। 6.6636 है यहाँ पे। अब अगली संख्या जो है 6.66 है, तो ये एक यहाँ पे कमी बढ़ रही, यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, दशमलव के इधर हम 0 बढ़ा सकते हैं।
ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं होता। अब यहाँ पे 6.6 है, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक है। लास्ट में खाली 6 है तो यहाँ पे सब जीरो बढ़ा लीजिए। ध्यान से देखिएगा, पॉइंट में जो है ऐड करने में जरा सा अगर पॉइंट इधर उधर हुआ तो नंबर फ्री वाला नंबर रहते हैं, कट जाते हैं। अब इसको जोड़ लीजिए तो यहाँ पे खाली 6 है, यहाँ भी 6 हो गया, यहाँ पे 2 6 तो 6 6 12 हो गया, यहाँ पे 3 6 6 6 3 18 हो गया, 18 1 19 क्योंकि 12 में 1 हासिल था। अब यहाँ पे 4 6 है, 6 चौक 24 1 25, तो 25.926 ये आपका सही जवाब आएगा, ठीक है। इसको जोड़ने पर 25.926 आपका आंसर आना चाहिए, अगर आ रहा है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए आयत की लंबाई दिया है 50 मीटर है, उसका परिमाप जो है 180 मीटर है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम आयत जान लेते हैं क्या होता है। ये मान लीजिए एक आयत है, ठीक है। आयत का जो इसका जो विशेषता होती है, इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं ये समान होती हैं, इनकी लंबाई समान होती है, ठीक है। अब इसकी दी है, मान लीजिए लंबाई दी है 50 मीटर और इसका परिमाप दिया है। परिमाप मतलब होता है, परि मतलब होता है बाहरी और माप मतलब होता है सबको जोड़ दिया जाता है। तो जितनी चारों भुजाएं होती हैं उनको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो परिमाप का क्षेत्र वो फार्मूला होता है, इसका होता है 2 × L + B, ठीक है, L + B। अब देखिए 2 × L + B ये आया कैसे, तो देखिए ये दोनों लंबाई हैं, ठीक है। तो इनको दोनों लंबाई जुड़ेंगी परिमाप में क्योंकि चारों भुजाएं जुड़ती हैं, और ये है चौड़ाई तो ये भी दोनों जुड़ेंगी, तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 2L + 2B लिखा रहेगा। यही दो कॉमन लेके बाहर आपको लिखा हुआ है L + B, ठीक है, यही लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको जो फार्मूला है वो भी समझ में आ गया होगा कैसे आया। देखिए परिमाप का होता है चारों भुजाओं का योग, ठीक है। इसमें जो है आमने सामने की भुजाएं समान रहती हैं, दोहरा दे रहा हूँ आपको, तो आमने सामने की भुजाएं समान रहती है तो यानी उसकी लंबाई भी समान होगी। तो लंबाई 2 बार है तो 2L होगा, 2 बार चौड़ाई है तो 2B हो गया, तो 2L + 2B होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए परिमाप दिया हुआ है, यानी आयत का जो परिमाप होता है वो हमें दिया हुआ है 180 = 2L + B हम करते हैं अगर, ठीक है। तो यानी हमें यहाँ पे लंबाई दी हुई है, तो यहाँ पे L की जगह पे अगर 50 रखते हैं हम, तो हमारा जो है क्या आएगा 180, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हम इसको इक्वेशन को खोल देते हैं तो ये हो गया 180 = 100, 50 × 100 और 2 अंदर जाएगा तो 2B, ठीक है। अब 2B = 180, तो यानी 2B बराबर जो आएगा ये आएगा आपका 100 उधर चला जाएगा 180 में से, तो यहाँ पे बचेगा आपका खाली 80 बचेगा, ठीक है। घटाइएगा आप लोग तो यहाँ पे 80 बचेगा। अब यहाँ से B की वैल्यू जो आएगी आपकी 40 आएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको परिमाप से जो है आप इसकी चौड़ाई निकाल चुके हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो B की वैल्यू जो है इसकी हमें चौड़ाई मालूम हो गई, ये 40 आई, ठीक है। अब जो इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो होता है आयत का क्षेत्रफल, ये होता है, देखिए ये आयत है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, याद रखेंगे आप लोग। देखिए मुख्य रूप से हमें वर्ग, आयत और वृत्त यही टीचिंग लाइन में पढ़ना है, यही आते हैं घूम घुमा के। अब देखिए लंबाई पहले से मालूम थी और चौड़ाई जो हम परिमाप के फार्मूले से निकाल लिए क्योंकि परिमाप दिया था, ये आई 40। अब इसका जो क्षेत्रफल हो गया आपका, इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 200 नहीं, कितना आएगा 4 × 5 = 20, 2000। अब मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर दोनों हम लिख सकते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। यही आपका ये आयत का क्षेत्रफल हो गया, यही पूछा था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने किया क्या है, देखिए लंबाई दिया था, परिमाप दिया था। परिमाप का फार्मूला होता है 2L + B, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। 2L + B यानी 2 बार लंबाई जुड़ेगा, 2 बार चौड़ाई जुड़ेगा, उसको फार्मूले में रख दिया हमने। फार्मूले के सामने 180 उसका परिमाप दिया था, उससे हमने चौड़ाई निकाल लिया, 40 आया। लंबाई दिया था, फिर उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, उससे हमारा 2000 मीटर स्क्वायर या 2000 वर्ग मीटर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, उसका उदाहरण दीजिए। तो देखिए दो ऐसे कोण जिनका योगफल आपस में 90 अंश होता है उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे 50 40, ठीक, 60 90, ये सब कोटि पूरक कोण हैं। 45 + 45, इन दोनों का योग भी 90 होगा। तो जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उन्हें कोटि पूरक कोण कहते हैं। आप इसकी परिभाषा भी ऐसे लिख लीजिए, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। उम्मीद करते हैं कोटि पूरक आपको समझ में आ गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है,
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल बताइए। तो देखिए 4 अगर बड़ी संख्या में निकालनी होती है तो उसमें 9 खाली लिखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यही है, और सबसे छोटी निकालनी होती है तो हमें 1 वहां लिखते हैं, आप लोग ये याद रखिएगा। तो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की तो 4 9 हो गया, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गई 100। ठीक है, अब इसका योगफल यानी जोड़ना है हमें, सीधा सिंपल सा बात, जैसा जैसा कहता जाए वैसे वैसे करते जाइए। 9 हो गया, 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, 9 1 10 हो गया, तो ये आपका योगफल आ गया। कितना आया है? 10,099। यही आपका इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कितना सरल है, अगर आप क्वेश्चन जो कह रहा है वही करते जाएंगे तो। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग। 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है, तो 1 घंटे के बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी? यानी 1 घंटे में 10% पानी निकल जाता है। ठीक है, तो 1000 लीटर पानी की टंकी थी और 1 घंटे में हमारा जो है 10% पानी निकल जाता है। ठीक है, 10% पानी निकल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना पानी निकला 1 घंटे में। ठीक है, और उसके बाद पूछा 1 घंटे बाद पानी टंकी में पानी की मात्रा कितनी बची। तो 1000 का 10% कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, तो ये देखिए 10% दिया तो 10% मतलब होता है 100 बटा 100, 2 जीरो यहाँ से कट गए, 10 वाला एक ये वाला, तो हमारा आया 100 लीटर। अब देखिए 1 घंटे में हमारा जो है 100 लीटर निकल गया। अब पूछा 1 घंटे बाद पानी की मात्रा कितनी बची, तो हमारा जो 1000 लीटर था 1 घंटे में जो है 100 लीटर निकल गया, तो कितना बचेगा? जाहिर सी बात है 900 बचेगा, 1000 में से 100 घटा देंगे। तो यही आपका आंसर होगा। यही वो पूछ रहा था कि 1000 लीटर पानी की टंकी थी, उसमें रिसाव हो रहा था, 1 घंटे में 10% निकल जा रहा था, तो हमने 1000 का 10% निकाल लिया, वो आया 100। अब 1 घंटे बाद पानी कितना बचता है, तो 1000 में 100 घटा दिया हमने, आपका 900 लीटर आ गया। यही आपका जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। एक व्यक्ति अपनी आय का, यहाँ पे माफ कीजिएगा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है, तो उसका पास कितना भाग हुआ? देखिए अब देखिए ये जो है भिन्न में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम उसकी जो कुल आय मानेंगे 1 मानेंगे। ठीक है, अभी यही प्रतिशत में दिया होता है तो हम उसकी कुल आयु कितना मानते हैं? 100% मानते हैं। ठीक है, 100, लेकिन यहाँ पे भिन्न में दिया है तो उसकी कुल आयु 1 मानेंगे। अब देखिए उसका इस प्रकार के क्वेश्चन में जितने खर्च रहते हैं उस सबको एक साइड से जोड़ लेते हैं, उसके बाद जितना आय रहता है उसमें से घटा देते हैं, तो हमारा जो है ये निकल आता है कि उसके पास कितना बचा हुआ है। ठीक है, और प्रतिशत में भी यही करते हैं, 100% रहता है, सबको पहले जितने प्रतिशत खर्च किया उसको जोड़ लेते हैं, 100 में से घटा देते हैं, तो बचता है कि कितने प्रतिशत आय उसकी बची है। तो यहाँ पे हमें देखिए भिन्न में दिया हुआ तो पहले उसके कुल खर्च को जोड़ लेते हैं। देखिए 1/4 भाग वो जो है अपने व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में और 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है। ठीक है, अब इसको हमें जो है करना क्या है, यहाँ पे जो है हम इसका जो है एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा? 5 जोग 20 आएगा। इसका एलसीएम 20 लेंगे तो 4 पंचे 20, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 2 दहामा 20, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 जोग 20 यहाँ पे 4 आएगा। अब ये देखिए ये आपका निकला जो है 5 5 4 9 10 19/20। ठीक है, ये आया आपका 19/20 आया। कुल खर्च इन्होंने किया है 19/20, हमने निकाला कुल खर्च इनका। अब उनकी कुल आयु थी 1, हमने कुल खर्च निकाला 19/20, तो पूछा है कि उनके पास कितना बचा, तो कुल आय में से अगर कुल खर्च हम घटा देंगे तो उनके पास कितना बचा ये आ जाएगा। अब इसका भी हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ये हो गया 20। ठीक, जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे थे सेम वैसे करना है। ये आपका 20 हुआ, अब यहाँ पे 20 माइनस 19 कर देंगे और बटा नीचे 20 है। ठीक है, नीचे अगर 20 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 है आपका, 20 माइनस 19/20, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 1/20, यानी इनके पास जो टोटल बचत हुई है 1/20 हुई है। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें दिया था, एक बार दोहरा दे रहे हैं आपको। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्चे में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में, 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है, तो हमने इनका जितना खर्च था सबको जोड़ लिया, ये आया है हमारा 19/20। इनकी आय थी 1, उसमें हम घटा दिए 19/20, तो इनका कुल बचत निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये बहुत सरल होता है अगर इसको हम स्टेप वाइज करते जाए बोर्ड मास के नियम से। तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को 121 है, ये भाग का निशान है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक अगर ब्रैकेट के हिसाब से सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा बिल्कुल गलत नहीं होगा, और इसीलिए ये दिया भी जाता है कि देखें कि बच्चे सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे 3 है, 9 में से 6 घटाएंगे तो ये 3 आएगा। ठीक है, एक ब्रैकेट हम सॉल्व कर चुके हैं, एक एक स्टेप से हमें बढ़ना है, नहीं डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए।
स्टेप मार्किंग होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब हमें मझला ब्रैकेट सॉल्व करना है, छोटा खत्म कर दिए हम लोग। तो 16 माइनस 14 यहाँ पे होगा 9, 3 त्रिक 9, तो 14 में से 9 घटा देंगे, मान लीजिए हम फिर से कर दे रहे हैं आपको, 14 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बचेगा 16, यहाँ पे बचेगा 16 माइनस 9 हो जाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। ये आपका बड़ा ब्रैकेट बचा। तो यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है 121 और ये भाग का निशान है। अब ये आपका आया 121 भागे 16 में से 5 घटाएंगे तो 11। अब अगर 11 से 121 में भाग देंगे तो 11 करने में 11 और फिर 2 बचेगा नीचे, फिर 21 हो जाएगा, 11 करने में 11, तो 11 आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसे स्टेप वाइज करेंगे आप लोग। अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप दिया हुआ है उसके बाद हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप का, आप देखिए परिमाप मतलब होता है, मैंने अभी आपको बताया आयत में तीनों भुजाओं का योग। परि मतलब बाहरी और माप मतलब जितनी भुजाएं हैं सबको जोड़ दीजिए तो वही परिमाप होता है। अब आयत का मैंने बता दिया है, यहाँ पे आपको त्रिभुज का भी बता देते हैं। त्रिभुज में देखिए 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। और भुजा को हम अगर ए से रिप्रेजेंट करें तो तीनों भुजाएं तो 3a हो जाएगा, तीनों का आपस में जो है जुड़ जाएगा। a प्लस ए करें तो 3a हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। उम्मीद करते हैं त्रिभुज का परिमाप 3a होता है, समबाहु त्रिभुज का है, यानी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसका 3a हो गया। अगर समद्विबाह हो जाएगा तो यही 2 भुजाएं हैं तो ये आपका 2a प्लस b हो जाएगा, दूसरी मान लीजिए कोई दूसरी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे समबाहु पूछा गया था, समबाहु पे हमें ध्यान देना है। इसका जो है समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है, ये हमारा फार्मूला है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है और 3a बराबर दिया है हमारा 12, ठीक। तो यहाँ से भुजा निकाल लीजिए, ये जाएगा यहाँ पे तो ये कट जाएगा 4 बार, ठीक है। 3 चौक 12, ये आपकी भुजा निकल गई। अब समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का हमें निकालना है, ठीक है। क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का, त्रिभुज का ये जो समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजाएं यहाँ पे बराबर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, याद रखिएगा आप लोग, √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमने भुजा ए को ए माना है तो यहाँ पे ए रखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए √3/4 भुजा हमारी 4 थी तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। अब ये कट जाएगा, 4 चौक 16, यानी हमारा जवाब आएगा 4√3, ठीक है। ये आपका आएगा क्या, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। याद रखिएगा क्षेत्रफल जो होता है हमेशा स्क्वायर में आता है, उसका माप जो है स्क्वायर में रहता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए त्रिभुज का परिमाप दिया था, परिमाप से क्षेत्रफल निकाला था, तो परिमाप से हमने पहले भुजा निकाला क्योंकि उसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कुछ इसमें ज़्यादा खास था नहीं। अब देखिए फिर यहाँ पे जो है x का मान दिया हुआ है, हमें इस इक्वेशन में रख के इसका वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। तो ये देखिए इक्वेशन दिया है 3x - 4x - 5 + 3। अब हम यहाँ पे 1/2 लिख देते हैं, ठीक है। 1/2 यहाँ पे लिख दिया हमने। अब 4 फिर x की जगह पे 1/2 लिख देंगे, -5 + 3, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए कट जाएगा, ठीक है, 2 बार चला गया। अब 3/2 बाहर बचा और अंदर बचा 2 - 5 + 3। अब अंदर बचा -3 क्योंकि 5 में से -2 घटेगा तो 3 बचेगा, वो भी माइनस का, और बाहर 3/2 है, अंदर बचा -3 और +3। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया। तो इसके आगे जो है ये आपका बचेगा, यहाँ पे आगे देखते हैं, ये आपका हो गया 9/2, लेकिन माइनस है, +3। अब 2 अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये आपका यहाँ पे हो गया -9, ठीक है। और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2 इसका बटा 1 करेंगे तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे अगर भाग करेंगे 2 आएगा और 3 दूनी 6, ठीक है। -9 + 6, तो इसका जो जवाब आएगा आपका, ये इसको सॉल्व करेंगे तो -9 + 6 यानी घट जाएगा, यह हो जाएगा -3/2। यही आपका आना चाहिए और यही इसका सही जवाब है, -3/2, ये आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आपका आ गया होगा। केवल हमें x की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख के सॉल्व कर लेनी थी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयतन का क्षेत्रफल 1 वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये कहा गया है, ये देखिए लंबाई दी हुई है हमारी 8 मीटर, चौड़ाई दी हुई है, चौड़ाई को अगर हम b से रिप्रेजेंट करें तो 2 मीटर, ठीक है। वाले आयतन, ये आयतन इसका क्षेत्रफल अगर 1 वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ये जो है वर्ग
यानी एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, ये कोई यूनिट नहीं दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा इस यहाँ पे, एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग का परिमाप याद कीजिए। अब देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या, आप लोग बताइए। क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चले तो आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, ये कहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन का कहना है, मेरा कहना नहीं है। अब स्टेप से वाइज लिखा है 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयतन का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी आयतन का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। ये बोला है वो क्वेश्चन। अब हमें वर्ग का परिमाप निकालना है, तो यानी 8 आयत का क्षेत्रफल जो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी हमें लंबाई दी है चौड़ाई दी है, 8 गुणे 2 बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा को अगर ए मान ले तो ए स्क्वायर हो गया। अब आयत लंबाई चौड़ाई दी है, इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, 16 हो गया। अब ये वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, यानी हमारी भुजा निकल गई। अब वर्ग का परिमाप जो फार्मूला होता है, फिर हम अगर वर्ग पे आते हैं तो अगर हम इसको यहाँ पर रफ करते हैं, रफ नहीं करते हैं, चलिए देखते हैं। वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। हमसे वर्ग नहीं बन पाया, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। देखिए चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो वर्ग का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है, परिमाप फिर मतलब जान लीजिए, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। त्रिभुज का है तो तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। आयत का है तो उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो इसलिए वो हो जाता है 2l + b हो जाता है, 2 × l + b हो जाता है, ठीक है। अब आयत का जो होता है चारों भुजाएं समान होती है, तो इसका होता है वर्ग का परिमाप का होता है 4a, ठीक है। अब हमने a यानी भुजा निकाल लिया है, तो 4 × 4 यानी ये 16 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा ये 16 परिमाप, ये आपका आएगा मीटर में, मीटर स्क्वायर नहीं लिख देना है आपको, ये आप याद रखिएगा। क्षेत्रफल होता है तो वहां पे स्क्वायर करते हैं, अगर परिमाप होता है तो वहां पे स्क्वायर नहीं करते। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। 16 इसका आंसर आया था। तो आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड शेयर।